स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष क्लासेस। बच्चों, हमने पहली क्लास चैप्टर 1 की कंप्लीट की, उसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए। उसके बाद हम इस क्लास में उसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने जा रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक्स होंगे, सबसे पहला टॉपिक हुआ नंबर 1, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 2, limitations of accounting. Number 3, advantages of accounting. And number 4, difference between bookkeeping and accounting. शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरे नोट्स क्या वाकई आपको हेल्पफुल रहे? मान के चलता हूं कि अच्छे लगे होंगे। इस क्लास में भी हम इसी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और अगर आपको पिछली क्लास में किसी भी पॉइंट्स को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, हमने अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा पिछली क्लास में कि अकाउंटिंग क्या होता है। वो 7 स्टेप्स यानी प्रोसेस भी याद होंगे आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रिमाइंड करा दीजिए। सबसे पहला क्या था? आइडेंटिफाई। दूसरा मेजरिंग। तीसरा रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासिफाई करना, समराइज कर देना चीज़ों को। उसके बाद इंटरप्रीट करना और लोगों को कम्युनिकेट कर देना। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इन चीज़ों को याद करने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे फंक्शंस ऑफ अ पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के फंक्शन क्या होते हैं? काम करना। कई तरीके के काम करते हैं लोग। इसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ फंक्शन होते हैं, यानी हम अकाउंटिंग करते हैं तो किस किस तरीके से करते हैं, उनके फंक्शन क्या है, रीड करते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखिए, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी जब भी हम अकाउंटेंसी करते हैं तो उसका एक फंक्शन हमें कार्य याद रखना होगा, वो होगा अपने आप में मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमने पहले भी बात की थी, हमें अपने अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स जितने भी होंगे, अकाउंट्स होंगे, उनको एज पर अकाउंटिंग रूल्स, एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। फॉलो करते हुए हमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो इसमें रीड करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इट मीन्स that the systematic records, accounting records should be maintained following the accounting rules, principles and concepts. It is so because reliable financial statement can be drawn if proper accounting records are maintained. अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन हो रखे हैं, आपने बना रखे हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल होंगे, यानी लोग उन पे विश्वास रखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन यही होना चाहिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके सिस्टमैटिकली मेंटेन होनी चाहिए, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एज पर अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर? नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा फंक्शन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे अकाउंटेंसी में। कौन कौन से पढ़ते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस फाइनल अकाउंट्स prepared at the end of accounting year. It includes income statement, that is profit and loss account, and position statement, that is balance sheet. आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको ये दो ही मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस जान सकें। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एंड नंबर 2 बैलेंस शीट। तो दूसरा फंक्शन अकाउंटेंसी का ये होता है कि इन दोनों अकाउंट्स को आपको बनाने पड़ते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं।
दोनों को अगर कंबाइन कर दें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर? तीसरा, थर्ड पॉइंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी आपके अकाउंट्स अगर फॉलोइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बने हुए हैं तो वो कोर्ट में एज ए एविडेंस एक्सेप्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और सारे गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो क्या आपको कोई परेशानी आएगी? नहीं, लोग रिलाई भी करेंगे, विश्वास करेंगे भाई ये तो गलती कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से आपके अकाउंट्स भी एज पर रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो करके बनाए जाते हैं तो उस पर सभी लोग रिलाई करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो इसी वजह से उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस भी एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कोई भी परेशानी आपकी कंपनी के लिए खड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। सिंपली कोर्ट में आप अपने सारे अकाउंट्स को प्रेजेंट कर दीजिए, वो एक्सेप्ट करेंगे एज एविडेंस कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई कोई भी गलती अगर मान के कोई भी चीज़ हुई है और सामने वाला इंसान कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको, उसके विरुद्ध जा रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ था या ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करेंगे, भाई ये देखिए ये सारी चीज़ लिखी हुई है, तो वहाँ पे हम रिलाई करेंगे, यानी कोर्ट भी रिलाई करेगा और उसको एज एविडेंस एक्सेप्ट करेगा। तो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कोई भी लीगली दिक्कत आती है तो उसको मीट करने के लिए हमारे अकाउंट्स हमेशा प्रेजेंट किए जाते हैं। नंबर 4, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये लास्ट जो प्रोसेस था, सेवेंथ स्टेप प्रोसेस थे, उसका लास्ट पॉइंट कम्युनिकेटिंग फिर से आ गया। तो हमें क्या करना होता है? अकाउंटेंसी के एक और फंक्शन होता है कि जब अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसको हमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स को प्रेजेंट करने पड़ते हैं। इसमें लिखा है it communicates the financial information to the users which may be internal users or external users such as management, banks, employees, government authorities etc. यानी कुछ इंटरनल यूजर्स, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के, जैसे मैनेजमेंट रहे, एम्प्लॉयज रहे, ये सब अंदर के लोग होते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर के कौन कौन से? गवर्नमेंट, बैंक, इन्वेस्टर्स, ये सब बाहर के होते हैं। तो इन सबको हम कम्युनिकेट कर सके, तो ये भी एक फंक्शन होता है। एंड नंबर लास्ट, फिफ्थ पॉइंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी जो भी हमारी कंपनी के इंटरनल यूजर्स में यानी मैनेजमेंट आती है तो उनके असिस्ट भी करती है। अगर आपके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में काम पड़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स which in terms helps the management in decision making। यानी जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम डिलीवर कर देते हैं मैनेजमेंट को, जो कि इन टर्म्स हेल्प करती है मैनेजमेंट की अच्छे डिसीजंस लेने में। उसके बाद इट विल असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग द एसेट्स एंड आल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। जब मैनेजमेंट को सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पता होती है तो उसी हिसाब से आगे डिसीजन मेकिंग लेती है और हमारे एसेट्स जो भी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है बेहतर तरीके से। तो ये 5 फंक्शंस हैं आपके अकाउंटिंग के। सबसे पहला फंक्शन, मेंटेन करते हैं हम प्रॉपरली अपने अकाउंट्स को सिस्टमैटिक मैनर में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दूसरा फंक्शन। तीसरा, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, एविडेंस की तरीके से एक्सेप्ट करती है कोर्ट। फोर्थ में कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को और लास्ट में मैनेजमेंट को असिस्ट करने के काम। तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जो 5 तरीके के फंक्शंस को अकाउंटेंसी निभाया करती है। अकाउंट्स हम बना देते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं, कितने फायदे होते हैं, वो हमने 5 डिस्कस किए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमी, यानी अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां होती हैं। सब कुछ हमने अच्छी पढ़ी, ये होता है अच्छा, वो होता है अच्छा, लेकिन क्या क्या कमी रहती है उसके बाद भी वो भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आपकी स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है नंबर 1, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। आ गई पहली बात, अकाउंटिंग अपने आप में फुली एग्जैक्ट नहीं है। क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट in spite of the fact that most transactions recorded on the basis of evidence
Yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss. For example, estimating the useful life of an assets, providing for doubtful debts, net realizable of closing stock वगैरह वगैरह एटसेट्रा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होते हैं, यानी उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंसेस होने जरूरी होते हैं, तभी हम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास ऑन करते हैं। तो अपने आप में अगर मैं कहूं कि अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं जरूरी नहीं है सबके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस उनके पास हो, उनके लिए कुछ ना कुछ इनको एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने पढ़ा है इसमें क्या क्या, जैसे प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमने सामान बता देता हूँ कि प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होती हैं, या फिर यूजफुल लाइफ के लिए आपका डेप्रिसिएशन लगाना, तो ये हमारे एस्टिमेट्स होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब अगर मान के चलो हमने किसी ग्राहक को सामान बेचा और वो ग्राहक हमसे उधार लेके गया, तो क्या परसेंटेज चांसेस हैं कि वो पैसा वापस आ जाएगा। अगर वो नहीं आता तो उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। तो ऐसे कुछ एस्टिमेट्स हमें लगाने पड़ते हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ हमें एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं, जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, जो कि अकाउंटिंग को कहीं ना कहीं कमी छोड़ जाता है। तो इसीलिए साफ साफ लिखा है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। नंबर सेकंड, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन may not be realistic since accounting statements are prepared following the accounting concept and convention. For example, accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life, and the assets may not be actually realizable at book value. यानी हम ये मान के चलते हैं अकाउंटेंसी में कि हमारी जितनी भी एसेट्स है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही यानी बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड की जाती है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं लाते, और हर साल उस एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते जाते हैं। एग्जांपल, जैसे हमने क्या किया, एक गाड़ी ली, अब गाड़ी क्या होगी, हमने गाड़ी पहली साल चलाई, दूसरी साल चलाई, तीसरी साल, तो 4-5 साल में उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो यानी गाड़ी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम करेंट वैल्यू उस गाड़ी की नहीं डालते हैं, हम डेप्रिशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारी दूसरी लिमिटेशन बन जाती है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। यानी आप अपने हिसाब से चीजों को क्या कर रहे हो, वहां रिकॉर्ड कर रहे हो, जबकि देखा जाए मैंने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख की, उसको डेप्रिशिएट करता गया हर साल 10%, तो 5 लाख पे 10% 50,000, तो ऐसी 10 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन आप खुद बताइए, अगर मैं कोई गाड़ी चला लेता हूँ, क्या वो बिल्कुल 0 वैल्यू पे बिकेगी? कुछ ना कुछ पैसे तो मिलेंगे। तो ये तो अनरियलिस्टिक हो गई बात कि भाई आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में साफ कह रहे हो कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है 10 साल बाद। आपने 10% यानी 5 लाख की खरीदी, 5 लाख का 10% कितना होता है, देख लेके कर लेते हैं। 5 लाख का 10% 50,000 हो जाता है। घटकी कितनी लगी, अगली साल 4.5 लाख, फिर हमने 50,000 फिर घटा दिए, कितनी लगी 4 लाख। तो ऐसे करते 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 ये 0 वैल्यू हो जाती है आने वाले 10 सालों में। लेकिन हम जानते हैं रियल में कि रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई कोई भी कबाड़ा सही गाड़ी का वो कुछ ना कुछ पैसों में बिकेगा, तो इसलिए ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 3, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। यानी हर जगह हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, रीड करते हैं। अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, therefore qualitative elements like quality or skills of management and staffs are ignored. यानी क्वांटिटी की बात करती है, हम कभी क्वालिटी की बात नहीं करते हैं अकाउंट्स में, जिसमें कह रहा है स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट या क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं करते। हम अकाउंटिंग में लिखते नहीं है कि हमारी मैनेजमेंट में कितनी स्किल्स है, हमारे एम्प्लॉयज में कितनी स्किल्स, क्या पता। तो अकाउंटिंग में तो क्या होता है, भाई इसको इतनी सैलरी दे रहे हैं, हम उसी सैलरी से पता करते हो भाई कितना रेस्पेक्टिव बंदा है, इसको कितनी नॉलेज होगी। किसी की सैलरी 1 लाख है, हाँ यार दिमाग वाला हुआ तभी तो 1 लाख सैलरी है। तो हम क्वांटिटी को यहाँ पे मेजर करते हैं, क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। तो अकाउंट्स में कहीं भी क्वालिटी की बात नहीं आई, केवल क्वांटिटी। तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। यानी हम अपने अकाउंट्स में जितनी भी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। लिखा है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी बुक वैल्यू जितने पे खरीदी थी उतने पे ही हमने बुक कर रखी होगी।
आज क्या दाम है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने एक बाइक खरीदी, वो किसी टाइम पे आई थी 70,000 की, आज उसी की कीमत 90,000 हो जाती है, तो मैंने अपनी बुक्स में कब कितने पे रिकॉर्ड करनी होगी? 70,000 पे। आज क्या पैसा है उसको हम मायने नहीं रखते, तो इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ पढ़ते हैं। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील, कंसील मतलब छुपाना, vital facts and present the financial statement to show a better position than what it actually is। यानी हम अपने अकाउंट्स को इतने बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वहां जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो वाइटल फैक्ट्स हैं, उनको छुपा लेते हैं और अपने अकाउंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि सब चीज ट्रांसपेरेंट रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सभी चीजों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं, जो हमें सही लग रही होती है वो हम अकाउंट्स में सही प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट की बात की थी कि बैलेंस शीट के दोनों चीज एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सपोज करो असेट्स 1 लाख से ज्यादा आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं लायबिलिटीज में कुछ ना कुछ करके 1 लाख ज्यादा कर देते हैं, उसके पीछे कुछ एविडेंस लगा देते हैं, तो वो चीज बैंकिंग में समझ जाती है, बट इट इज नॉट एक्चुअली, ऐसा वास्तव में नहीं है। हम केवल शो करने के लिए उस चीजों को वहीं साध लेते हैं, संभाल लेते हैं, पर ऐसा वाकई में नहीं होता। तो इट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू कंसील वाइटल फैक्ट्स, यानी सच्चाई को छुपाने के लिए अपने अकाउंट्स को कुछ मैनिपुलेट कर देते हैं, उसको हम विंडो ड्रेसिंग का नाम कहते हैं। हम ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग एज पर रूल्स रेगुलेशन, वो उस पे हो, इस पे हो, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फॉलो होके बन रहे हो, तो उस पर हम रिलाई करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग में अकाउंट्स में चलती है। ये आप सीखोगे जब आगे और लेवल पे जाओगे, 12th में आओगे तो और बेहतर तरीके से सीखोगे। तो ये थे हमारे सभी के सभी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पहली लिमिटेशन क्या थी? नॉट फुली एग्जैक्ट, अपने आप में पूर्ण रूप से नहीं होती है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को लेके चलती है, कुछ रियल नहीं होता ज़्यादा। उसके बाद इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स एंड प्राइस लेवल चेंजेस आल्सो, एंड लास्ट इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो ये 5 टॉपिक्स यानी 5 लिमिटेशंस हमने पढ़ी। तो हमारे दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, फंक्शंस एंड लिमिटेशन। नंबर 3 आ जाती है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं, देखते हैं। सबसे पहला नंबर 1 है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट करती है, पढ़ते हैं इसमें। इट इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंट्स मेंटेन बाय हिम विल इनेबल द एसेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर परचेज प्राइस। यानी अगर आप अपने अकाउंट्स को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को एक अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। कि आप अकाउंट्स दिखाई दोगे, भाई आज मेरे व्यापार की कीमत इतनी है, तो मुझे इतना पैसा दीजिए तब मैं बेचूंगा। इट फैसिलिटेट्स फॉर देयर सेल ऑफ बिजनेस, यानी कहीं ना कहीं बिजनेस को सेल करने के लिए आपके अकाउंट सहायक होते हैं। तो ये पहला एडवांटेज, अगर आप अकाउंटिंग करके चलोगे तो आपके बिजनेस की एक अच्छी खासी प्राइस आपको मिल सकती है। नंबर सेकंड लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, यानी जब आप अकाउंटिंग करके चलोगे, चीजों के अकाउंट्स मेंटेन करके चलोगे, तो आप कंपेयर कर सकते हो इस साल के रिकॉर्ड्स को पिछले साल के से। जब आपके पास लिखित होंगे, और लिखित नहीं होगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इसमें पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड enables a businessman to compare 1 year's result with those of other, यानी इस साल के रिजल्ट को आप पीछे के कई सालों के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। नंबर 3 फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अभी मैंने बात बताई कि अगर आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो एक अच्छे तरीके से बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को पे रिलाई लोग करते हैं, और वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी के काम आते हैं। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। A systematic accounting record immensely helps in settlement of income tax and GST liabilities। यानी अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बेहतर तरीके से, सही तरीके से मेंटेन हो रखे हैं, तो आपकी जीएसटी पे करने में आसानी होती है। और
साथ ही साथ आपकी कोई भी इनकम टैक्स बनती है या फिर कह सकते हैं कॉर्पोरेट कंपनी पे टैक्स बनता है तो उसको कैलकुलेट करने में भी आसानी होती है। तो और अदर जितनी भी टैक्स लायबिलिटीज बनती है उन सबको हम इवेल्युएट करके उसको पे करने में थोड़ा सा सहायक होते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज के लिए कहीं ना कहीं अकाउंटिंग काम आती है। नेक्स्ट नंबर 4, फैसिलिटेट्स लोन। जब भी आप बैंक्स में जाते हो तो लोन लेने के काम आती है। यानी आपको पिछले बैंक के पास अगर आप लोन लेने जाते हो तो बैंक क्या कहती है, आप अपने पिछले 5 साल के रिपोर्ट्स दिखाइए कि आपका व्यापार कितना चल रहा था, कितनी आपका टर्नओवर है, कितना फायदा आपको हो रहा है, तो वो सब आपको दिखाने पड़ेंगे। तो हम दिखा देते हैं। कब दिखाएंगे? जब हमारे अकाउंट्स बने हुए होंगे। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ किसके? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। यानी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो ये देखते हैं कि हम इनको लोन ग्रांट कर सकते हैं नहीं कर सकते। और ये परफॉर्मेंस कहां से पता चलती है? आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट से। यानी अगर आपने अकाउंटिंग कर रखी है अपने बिजनेस की तो आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से आप उनको दिखा सकते हो और वो आपको लोन ग्रांट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एविडेंस इन कोर्ट। अभी अभी बात की कि भाई अकाउंट्स बने होंगे तो कोई भी अगर दिक्कत आती है लीगली, कुछ कॉम्प्लिकेंसेस आते हैं तो आपको सहायक होंगे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप दिखा सकते हो भाई ये रे अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी झोलझाल नहीं है, हमारा व्यापार पहले भी सही चल रहा था, आज भी लीगल तरीके से सही चल रहा है। तो एविडेंस इन कोर्ट, तो इसमें लिखा हुआ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज गुड एविडेंस। यानी आप अपने अकाउंट्स को एज ए एविडेंस प्रूफ के तौर पे शो कर सकते हो। एंड लास्ट लिखा हुआ रिप्लेसेस मेमोरी। जब आप अकाउंट्स अपने मेंटेन करके चलोगे तो आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो इट रिप्लेसेस मेमोरी। लिखा हुआ है अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियस मतलब रिप्लेस कर देता है, आपको ध्यान रखने की चीजों को जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सब कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन है। तो ये थे आपके एडवांटेज कि भाई अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, जैसे हम बात करें तो रैंडमली बात कर लेते हैं, लोन फैसिलिटेट कराने के काम आता है, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस अच्छे बेहतर तरीके से, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सेटलमेंट ऑफ एविडेंस ऑफ कोर्ट, रिप्लेसेस मेमोरी, और इसके साथ कंपैरेटिव स्टडी भी करने का काम आता है। तो ये कुछ थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस क्लास का रह जाता है, वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो पहले हम बुक कीपिंग क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं, फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर? तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। बुक कीपिंग कुछ बेसिस दे रखे हैं, उस बेसिस के बिहाफ पे हम दोनों में डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, पहले बुक कीपिंग, क्योंकि अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया है, बुक कीपिंग के बारे में पता कर लेते हैं। बुक कीपिंग बच्चों होती है जो आप अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में डेली बेसिस पे रूटीन नेचर में करते हो, जबकि अकाउंटिंग क्या होती है साल के अंत में होती है, एट द ईयर एंड होती है। तो ये फर्क होता है। तो जो आप रोजाना रूटीन नेचर में कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो वो आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्कोप। Bookkeeping is concerned with identifying financial transactions and events, measuring them in money terms, recording them in the books of account, and then classifying them. यानी वो 7 स्टेप के शुरू के 4 स्टेप जो होते हैं वो बुक कीपिंग कहलाता है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासीफाइंग। ये 4 प्रोसेस अगर आप रूटीन नेचर में करते हो, रोजाना कंपनी में करते हो, तो उसको हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं। जबकि उन सातों प्रोसेस को निभाते हो, यानी शुरू के 4 तो आपने क्या किया पूरे साल भर किए, और बाकी के जो लास्ट 3 रह जाते हैं वो एट द ईयर एंड करने पड़ते। तो देखिए अकाउंटिंग में लिखा हुआ है इट इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रेट देम एंड कम्युनिकेट देम। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो ईयर एंड पे जाके जो भी होता है इन 3 फंक्शंस को निभाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, और शुरू के 4 जो होते हैं उसको हम बुक कीपिंग। नंबर नेक्स्ट स्टेज। इट इज अ प्राइमरी स्टेज, यानी बुक कीपिंग पहले की जाती है पूरे साल भर तक, तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग।
और जबकि अकाउंटिंग में लिखा हुआ है इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। तो पहले रूटीन नेचर के हिसाब से डेली बेसिस पे आप बुक कीपिंग करते हो तो ये प्राइमरी पहले की जाती है और अकाउंटिंग सबसे लास्ट में होती है तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी हम रोजाना पूरी साल भर क्यों करते हैं, ताकि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का बना रहे। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टू एसर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कंपेयर कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी डिटरमाइन करना प्रॉफिट और लॉस को और उसको कम्युनिकेट कर देना, इंटरप्रीट करके कम्युनिकेट कर देना, ये अकाउंटिंग का काम होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ जॉब। लिखा हुआ है साहब कि ये रूटीन नेचर की होती है आपकी बुक कीपिंग, जबकि अकाउंटिंग क्या होती है आपकी एनालिटिक एंड डायनामिक इन नेचर। कभी भी एट द ईयर एंड कभी भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। इट इज बीइंग अ रूटीन नेचर, रूटीन वर्क परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, जबकि अकाउंटिंग जो होता है वो सीनियर स्टाफ द्वारा एट द ईयर एंड किया जाता है। और लास्ट, स्पेशल स्किल्स। यहाँ पे बुक कीपिंग में कोई ऐसी खास स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होती, क्योंकि बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। यानी अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एट द ईयर एंड आपके ऑडिटर्स, नाम है ऑडिटर्स, वो क्या करते हैं आपके अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट, जो आपने पूरे साल अकाउंट्स बनाए, पूरे साल भर अकाउंट्स जो आपने सिस्टमैटिक मैनर में बनाए, उसकी जांच पड़ताल ऑडिटर्स करते हैं। तो इसके लिए स्पेशल स्किल्स, ऑडिटर्स एक स्पेसिफिक डिग्री होती है, जो सीए जो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, वो ऑडिट किया करते हैं कंपनीज के अकाउंट का। तो इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि बुक कीपिंग में नहीं होती। ये रेगुलर स्टाफ इसको निभा सकता है। तो ये कुछ बेसिस थे, जिस बेसिस के बिहाफ पे हम लोगों ने दोनों में चीज़ों में फर्क जाना, डिफरेंस जाना कि बुक कीपिंग क्या होती है। शुरू के 4 स्टेप्स जो होते हैं वो बुक कीपिंग, और लास्ट के 3 स्टेप जो होते हैं जो प्रोसेस के, वो अकाउंटिंग होती है। ये रूटीन नेचर की होती है बुक कीपिंग, जबकि वो एट द ईयर एंड की जाती है। फंक्शन क्या होता है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होता है, बुक कीपिंग केवल इसलिए की जाती है ताकि आपके रिकॉर्ड सिस्टमेटिक मैनर में बने। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग लास्ट में जाके इसको क्या कर देते हैं, एनालाइज, कम्युनिकेट और इंटरप्रेट कर देते हैं। ठीक, तो ये सब चीज अच्छा जूनियर स्टाफ करता है बुक कीपिंग को, जबकि सीनियर स्टाफ क्या करता है आपकी अकाउंटिंग को। इसमें कोई भी रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल नहीं होती बुक कीपिंग में, जबकि अकाउंटिंग में चाहिए। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिफरेंस बिटवीन में आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो आपको इसको अच्छे तरीके से कर लेना होगा। मैंने आपको इस क्लास में भी सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कराए, इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। बाकी कुछ टॉपिक्स से जाते हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्लास को हम लंबा नहीं खींच सकते हैं। एक हमारा एवरेज रहता है कि इतनी मिनट्स की क्लास रहनी चाहिए, तो इसीलिए हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। हमने 4 टॉपिक्स कवर कर दिए यहाँ पे भी, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन आपको ये 5 क्लास अच्छे से कर लेनी होंगी स्टडी, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में कुछ 1-2 क्वेश्चंस देने वाले हैं, वो आप अच्छे से सॉल्व आउट कर सको। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।